So this file is visible to you, gate preparation? Yes, sir. Okay. So I am taking the questions on the gear and bearing today. In machine design second, gear, all type of gears, and bearings, both type of bearings, sliding contact bearing and rolling contact bearing. So I will take the questions from gear and bearings. Yes. Yes, question number 8. It has come in the GATE exam year 2011. So question is visible. Two identical ball bearings P and Q are operating at loads 30 kilonewton and 45 kilonewton respectively. देखा दो bearings है हमारे पास, bearing P, bearing Q. इस पर लोड है 30 kilonewton, इस पर लोड है 45 kilonewton. ठीक है. The ratio of the life of the bearing P and Q will be. तो देखो लाइफ का फॉर्मूला होता है L10. L10 होता है C by T to the power K. आप सभी जानते हैं L10 is given by C by T to the power K. तो जब हम bearing P का लाइफ निकालेंगे तो bearing P की लाइफ को मैं कहता हूं LP, है ना, P bearing का लाइफ. तो C होती है डायनामिक कैपेसिटी, P होता है लोड. ठीक है. तो लोड कितना है 30 टू द पावर K कांस्टेंट होता है. यदि बॉल बेयरिंग है तो K की वैल्यू 3 होती है, अन्यथा 3.33 होती है. इसी तरह से बेयरिंग Q के लिए C डिवाइडेड बाय 45 टू द पावर 3. ठीक है. दोनों का डायनामिक कैपेसिटी मैंने सेम लिया है. क्यों लिया बताओ? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है टू आइडेंटिकल बॉल बेयरिंग्स. ठीक है. आइडेंटिकल मींस दे आर हैविंग सेम डायनामिक कैपेसिटी. सो LP by LQ आप करेंगे तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा. C क्यूब कैंसिल, उधर हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 30 होल पावर क्यूब. सो व्हाट विल बी द आंसर? 3/2 to the power 3, which is 27/8. So 27/8 will be the answer. So I think part B is correct. है ना? Objective question part B is correct. I think this question is clear. सिंपल है, फॉर्मूला लगाना है सिंपल. आप ये याद रख सकते हैं कि L1 डिवाइड बाय L2 जो होता है ना, L1 बाय L2 वो लोड जो है P2 बाय P1 टू द पावर K. ये बेयरिंग की लाइफ में रिलेशन होता है, लाइफ और लोड, है ना. तो डायनामिक कैपेसिटी तो कैंसिल हो जाती है, तो L1 बाय L2 इज P2 बाय P1 टू द पावर K. करेक्ट. यस मोहित, क्लियर है ये क्वेश्चन? यस सर. So I am now moving to the next question. Okay, question number 11 देखिए. Question number 11 ये GATE 2010 में आया हुआ है. So a lightly loaded full general bearing has general diameter of 50 mm. देखिएगा मेरे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए समय काफी कम रहेगा. 1-2 मिनट में हमें एग्जाम में भी सॉल्व करना होता है. So I am just writing the given data fastly. So has general diameter of 50, D is 50 mm. Bush bore of 50.05, capital D, है ना. ये बुश का डायमीटर है, ये शाफ्ट का डायमीटर है, जमीन का डायमीटर, दोनों में से माइनस कर देंगे तो क्लियरेंस आ जाएगा. तो 50.05 में से 50 माइनस किया तो क्लियरेंस कितना हो गया? 0.05 mm. ये कौन सा क्लियरेंस है, डायमीट्रल या रेडियल? बताओ. ये डायमीट्रल क्लियरेंस है. जब डायमीटर में से डायमीटर माइनस हुआ तो डायमीट्रल क्लियरेंस आएगा. रेडियस में से रेडियस माइनस होगी तो रेडियल क्लियरेंस आएगा. तो रेडियल क्लियरेंस कितना हो जाएगा? 0.05 डिवाइडेड बाय 2. 0.025 mm will be the radial clearance. आगे देखिए क्वेश्चन में.
बुश लेंथ 20, L इक्वल टू 20 दे रखा है, करेक्ट। द रोटेशनल स्पीड ऑफ द जर्नल इज 1200 आरपीएम, N 1200 आरपीएम दे रखा है, रिवॉल्यूशन स्पीड। Average viscosity of the liquid lubricant is 0.03 pascal second. Viscosity mu 0.03 pascal second. जब भी viscosity pascal second में दी हो, आप उसे कन्वर्ट कर लो मेगा पास्कल में, तो 10 to the power -6 मेगा पास्कल सेकंड। मेगा पास्कल में क्यों कन्वर्ट करते हैं हम? क्योंकि मेगा पास्कल का मतलब न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है ना। और जनरली हमारे जो फोर्स हम यूज करते हैं मशीन डिजाइन में न्यूटन में, और डायमेंशन यूज करते हैं मिलीमीटर में। तो हमने क्लियरेंस वगैरह सबको मिलीमीटर में रखा है, फोर्स न्यूटन में होगा, टॉर्क न्यूटन एमएम में होगा, विस्कोसिटी मेगा पास्कल सेकंड में रखेंगे, है ना, फॉर द यूनिट कॉम्पेटिबिलिटी। नाउ व्हाट इज द पावर लॉस? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है पावर लॉस इन वॉट, यूनिट आ रही है वॉट में, विल बी। तो पावर लॉस हमको फाइंड करना है, P इक्वल टू क्वेश्चन, ठीक है, इतना डाटा गिवन है, पावर लॉस निकालना है। तो देखो जनरल बियरिंग में कभी भी पावर लॉस आपसे पूछा जाए, पावर लॉस होती कौन? फ्रिक्शन की वजह से होती है ना, फ्रिक्शन की वजह से पावर लॉस होता है। तो बहुत आसान रहता है, आप सबसे पहले तो इसमें यूज करिए न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी से क्या होता है, शियर स्ट्रेस गिवन बाय म्यू इनटू dy बाय dy, लेकिन होता है म्यू इनटू dy बाय dy, सबने पढ़ा है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अब देखो यहाँ विस्कोसिटी हमको गिवन है 0.03 इनटू 10 टू द पावर -6, सो आई एम राइटिंग 0.03 10 टू द पावर -6। अब ये du जो होती है ये आपकी स्पीड है, तो इसको हम जनरली ऐसे भी लिख लेते हैं म्यू इनटू dy बाय y। u हो गई आपकी स्पीड, जनरल स्पीड, और y जो है वो हो गया हमारा क्लियरेंस। तो जनरल स्पीड u कैसे निकालोगे? u इज गिवन बाय y डिवाइडेड बाय 60। पाई d हमारा कितना दे रखा है, डायमीटर 50 mm, रिवॉल्यूशन स्पीड कितनी है 1200, क्वेश्चन में गिवन है डिवाइड बाय 60, ठीक है। तो ये हम इसकी जगह यूज कर सकते हैं u की जगह, तो मैंने यूज किया, इसको काट लेते हैं 60 गुनी 2 बटे 100 यानी कि 100 पाई हो गए, तो मैं u की जगह 100 पाई रख रहा हूं, डिवाइड बाय क्लियरेंस। अब क्लियरेंस मेरा कितना है 0.05 डायमीटरल है और रेडियल क्लियरेंस 0.025 है। कौन सा यूज करेंगे बताओ, रेडियल यूज करेंगे या डायमीटरल यूज करेंगे? ये जनरल है, बोर्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, ये बताइए, बोर्ड इज विजिबल? रिस्पांस देते रहिए। मोहित विजुअल है सर, विजुअल है। तो देखिए ये हमारा जनरल है, ये हमारा बुश है ना। अब मान लो कि बीच में ये क्लियरेंस है, तो ये क्लियरेंस कौन सा क्लियरेंस है? रेडियल, है ना। तो इस पोर्शन पे हमारा जो विस्कोसिटी है वो है, तो हम ये वाला क्लियरेंस यूज करते हैं, तो दिस क्लियरेंस इज रेडियल, सो आई विल यूज रेडियल क्लियरेंस दैट इज 0.025। चलिए सॉल्व कर दीजिए इसको, कितना शियर स्ट्रेस फटाफट यूज कैलकुलेटर, एक कोई भी जना आंसर बताइए। चलाइए कैलकुलेटर चलाइए। Are you doing? 3.76 into 10 to the power -4. 10 to the power -4 -4 या -3? -4 आ रहा है सर। सर एक बार -4 आ रहा है, चेक करिए एक बार, मेरे पास सॉल्यूशन में -3 है। और 0.03 -6 ये आपका 100 पाई है या 1000 पाई है? इट इज 100 पाई है ना,
हाँ ठीक है, तो आपका सही है 3.76 10 की पावर माइनस 4 सही है आपका। कितना आंसर हुआ इसका मेगापास्कल। स्ट्रेस है ना, तो शियर स्ट्रेस आ गया। चलिए शियर स्ट्रेस के बाद में हम क्या करते हैं, शियर फोर्स निकालते हैं। शियर फोर्स इज गिवन बाय टाउ इनटू एरिया। ठीक है, अब टाउ हमारा ये हो जाएगा 3.76 10 की पावर माइनस 4। एरिया कितना हो जाएगा बताओ, व्हाट इज द एरिया? एरिया इज गिवन बाय पाई डी एल, है ना। सिलेंडर का कंसेप्ट एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच पाई डी एल। तो एरिया हम लोग यूज करेंगे पाई डी एल। तो पाई हमारा कितना है 3.14, डी हमारा डायमीटर कितना है 50 और लेंथ कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 20। तो लेंथ इज 20। बताइए कितना हो गया ये सॉल्व करके। यस, व्हाट इज द एरिया? हंड्रेड 1000 पाई हो गया है ना, 1000 पाई। तो पाई बना सकते, तो इट इज 1000 पाई। सॉल्व करिए कितना है, फ्रिक्शनल फोर्स आपका आ जाएगा। तो मेरे पास आंसर में फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है 396.08। बताइए आपका भी यही है? सॉल्व करिए जरा, कितना आ रहा है आपका आंसर? यूनिट क्या होगी फ्रिक्शनल फोर्स की? न्यूटन। चलिए अब फ्रिक्शनल फोर्स आ गया। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया? पावर लॉस। देखो पावर लॉस निकालने के लिए क्या तरीका होता है, आपको टॉर्क पता होना चाहिए। तो फ्रिक्शनल टॉर्क निकालिए। फ्रिक्शनल टॉर्क, फ्रिक्शनल टॉर्क, टॉर्क कैसे निकलता है? फ्रिक्शनल टॉर्क F इंटू आर। फ्रिक्शनल टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू एफ आर, है ना। म्यू एफ आर, म्यू इज द विस्कोसिटी, F इंटू आर। फोर्स इंटू फ्रिक्शनल फोर्स इंटू रेडियस ओनली, एफ आर। तो F की वैल्यू ये है और R की वैल्यू क्या यूज करेंगे 25। तो इट इज 396.08 मल्टीप्लाइड बाय 25। ये आपका फ्रिक्शनल टॉर्क है। फ्रिक्शनल टॉर्क की वैल्यू नहीं, ये फ्रिक्शनल टॉर्क आ रहा है 396.08 और फ्रिक्शनल फोर्स हमारा आया है, आपको बताते नहीं है। फ्रिक्शनल फोर्स इज कमिंग 5.992 into 10 to the power 5.922 into 2 10 into 2. This is 5.992 into 2. तो ये हमारा 396.08 आ जाएगा। टॉर्क आ गया। टॉर्क के बाद पावर निकालना फिर आसान है। पावर निकालने के लिए 2 पाई nt, है ना, 2 पाई nt डिवाइडेड बाय 60 into 10 to the power 6 किलोवाट। हमारा 2 पाई n, n मतलब आरपीएम कितनी रखी है 1200। टॉर्क हमारा आ गया 396.08 डिवाइडेड बाय 60 10 to the power 6। इसको जब आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट हाउ मच 0.037 किलोवाट। अब इसको वाट में कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 1000, सो इट इज 37.2 वाट। क्वेश्चन चेक कर सकते हैं, आंसर क्या आ रहे हैं हमारे। देखिए 37 आंसर है, सो पार्ट ए इज करेक्ट, है ना। 37 74 118 237, सो आंसर इज 37 वाट। राइट। तो सिंपल कांसेप्ट समझिए। सबसे पहले न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी निकालिए। विस्कोसिटी से आप शियर स्ट्रेस निकालिए, शियर स्ट्रेस से शियर फोर्स निकालिए, शियर फोर्स के बाद में फिर आप जो है टॉर्क निकालिए, टॉर्क के बाद पावर निकालिए। सिंपल। सो दिस क्वेश्चन कंप्लीट्स। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अभी तक हमने बियरिंग के क्वेश्चंस किए कुछ, है ना, 2-3। आगे हम लेते हैं गियर से क्वेश्चंस। सो आई एम टेकिंग नाउ क्वेश्चन नंबर 13। पढ़िए क्वेश्चन। एक 20 डिग्री फुल डेप्थ इन्वॉल्यूट
इस पर पिनियन ऑफ 4 मिलीमीटर मॉड्यूल, तो मॉड्यूल 4 एम दे रहा है, मॉड्यूल होता है डी बाई जेड, है ना, तो मॉड्यूल हमें होता है 4 एम, तो मैंने m इक्वल टू 4 लिख लिया। 21 टीथ इज टू ट्रांसमिट 15 किलोवाट एट 960 आरपीएम, तो 30 21 है, ठीक है, z इक्वल टू 21, ट्रांसमिट 15 किलोवाट, पावर जो दे रखी है वो 15 किलोवाट, kW इज 15, 960 आरपीएम, n इज 960, द फेस विड्थ इज 25, फेस विड्थ 25 है, द टेंजेंशियल फोर्स ट्रांसमिटेड इन न्यूटन। क्वेश्चन 13 है, टेंजेंशियल फोर्स बताइए कितना होगा, तो टेंजेंशियल फोर्स कैसे निकालते हैं बताओ जरा। टेंजेंशियल फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ट्वाइस mp बाय d, ठीक है, mp क्या है, टॉर्क, तो पहले टॉर्क निकाल लो, और डायमीटर, डायमीटर कैसे निकल जाएगा, m into z, तो डायमीटर तो हो गया m into z, m की वैल्यू 4, z की वैल्यू 21, तो 84 आ गया, ठीक है, 84 रख देंगे, और टॉर्क निकालने के लिए 60 10 to the power 6 into किलोवाट, किलोवाट की वैल्यू कितनी है 15, डिवाइड बाय 2 बाय n, n की वैल्यू 960, यहां से टॉर्क निकालिए, यहां से डायमीटर निकालिए, इस फार्मूले से भी निकालिए, तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2 into टॉर्क, टॉर्क कितना आ रहा है, सॉल्व कोई कर रहे हैं, सॉल्व बताइए कितना आया टॉर्क, मैं अपना सॉल्यूशन देख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 13, यस, टॉर्क की वैल्यू आ रही है 149207, 149207 है ना, न्यूटन है ये टॉर्क की वैल्यू है, ये मैंने यहां यूज करी 149207 d 84, तो मेरा जो टेंजेंशियल फोर्स है वो आ रहा है 3552.56, एक उस क्वेश्चन में पूछा है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताओ जरा, एबीसीडी में से 3552.56, so part A is correct. So question 13 is over from my side. हाँ जी, क्वेश्चन 13 में कोई डाउट तो नहीं है मिस्टर मोहित? नो सर, आ रहा है सर सही से। गुड गुड, नाउ आई एम मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन 14 देखिए, गिवन दैट द टूथ ज्योमेट्री फैक्टर इज 0.32, टूथ ज्योमेट्री फैक्टर मतलब कौन सा फैक्टर, लुईस फॉर्म फैक्टर है ना, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं y से, तो y की वैल्यू दे रखी है हमको 0.32, लुईस फॉर्म फैक्टर, and combined effect of dynamic load and allied factors intensifying the stress is 1.5, ठीक है, डायनामिक जो फैक्टर है, डायनामिक फैक्टर CV, वो हमको दे रखा है 1.5, देगा 1.5, ठीक है। द मिनिमम अलाउएबल स्ट्रेस फॉर द गियर मटेरियल इज, स्ट्रेस की वैल्यू निकालना, सिग्मा बी फाइंड करना है ना, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, एम बी सिग्मा बी वाई होता है, टेंजेंशियल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, टेंजेंशियल फोर्स इज गिवन बाय एम बी सिग्मा बी वाई, ये तो कल आपने पूरी क्लास में भी रिवाइज करा था, ये टेंजेंशियल फोर्स की वैल्यू होती है ना, बीम स्ट्रेंथ पढ़ा है ना आपने, बीम स्ट्रेंथ एम बी सिग्मा बी वाई, बीम स्ट्रेंथ की जो टेंजेंशियल फोर्स होती है, तो यहाँ पे हमारा टेंजेंशियल फोर्स कितना आया, 3552 आया, और वेलोसिटी फैक्टर 1.5 है, इसका मतलब ये लोड 1.5 गुना हो जाएगा, है ना, इम्पैक्ट वेलोसिटी फैक्टर की वजह से गियर पे आने वाला जो लोड है वो 1.5 टाइम्स हो जाएगा, तो PT की वैल्यू या SV की वैल्यू हम रख सकते हैं 3552.56 into 1.5, तो वेलोसिटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया m, मॉड्यूल क्वेश्चन में 4 mm दे रखा है, फेस विड्थ क्वेश्चन में दे रखी है, फेस विड्थ देखिए जरा कहां दे रखी है, फेस विड्थ इज 25 mm है ना, ये यहाँ पे लिखा है फेस विड्थ इज 25, so it is 25, सिग्मा भी अननोन है, हमें निकालना है, और ज्योमेट्री फैक्टर हमको दे रखा है 0.32, when you will solve this you will find sigma b is given by कितना आ रहा है, सॉल्व करिए, in my solution
This sigma B is coming, question number 14, 166.52. 166.52 megapascal. तो जरा मैच करिए कौन सा आंसर करेक्ट होगा. ऑप्शन बी इज करेक्ट. सर एसबी और पीटी के बीच सर क्या रिलेशन होता है? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन है ना. देखिएगा, देखो पीटी बराबर होता है एमबी सिग्मा बी वाई. ठीक है. पीटी की वैल्यू गियर पे आने वाला लोड है. गियर पे आने वाला लोड होता है. अब लोड कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है ना. मान लो गियर की सामर्थ्य तो 2000 न्यूटन लोड लेने की है, लेकिन लोड आ रहा है 500 न्यूटन ही. तो लोड तो 500 न्यूटन ही माना जाएगा, लेकिन बीम स्ट्रेंथ 2000 न्यूटन मानी जाएगी. ठीक है. तो बीम स्ट्रेंथ मैक्सिमम टेंजेंशियल फोर्स है जिसको गियर टूथ बियर कर सकता है. ठीक है. तो पीटी तो एक जनरल फॉर्मूला है कि कितना लोड है तो उससे कितना स्ट्रेस डेवलप होगा, और ये उस फॉर्मूले की लास्ट लिमिट है कि इतना लोड आने से ये स्ट्रेस पैदा हुआ, या थोड़ा भी लोड इससे ज्यादा हुआ तो गियर टूथ फेलियर होता है. मेरे ख्याल से क्लियर हो गया है ना दोनों फॉर्मूलों में डिफरेंस. टेंजेंशियल फोर्स की लास्ट वैल्यू है वो बीम स्ट्रेंथ में, जो कि हमारा गियर टूथ सेफली बियर कर सकता है, सस्टेन कर सकता है. ठीक है. तो हमने 1.5 से गुणा कर दिया है, तो एक तरह से ये क्या हो गई हमारी बीम स्ट्रेंथ हो गई. हमने देखो ये तो 1.5 से गुणा ना करें तो ये पीटी है, और ये 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बीम स्ट्रेंथ हो गई. और बीम स्ट्रेंथ में कितना अलाउएबल स्ट्रेस आएगा वो हमारा निकल के आ गया 166.52. ओके. So question 14 is over, and now I am moving to next question, which is also based on gears. So question 17 देखिए. A spur gear has module of 3 millimeter. Number of teeth 16. जल्दी से नोट डाउन करते हैं कि क्या गिवन डाटा है. Module is 3, teeth are 16, face width 36, P equal to 36, pressure angle 20 degree, alpha is 20. It is transmitting a power of 3 kilowatt at 20 revolutions per second. Power is 3 kilowatt और 20 revolutions per second, है ना. revolutions per second इसका मतलब ये आपका एक तरह से ओमेगा है ना. ओमेगा नहीं है, ये आपका जो आरपीएस है ना, एनएस revolutions per second. तो ये हमारे कितने दे रखे हैं 20. यदि हमको रिवॉल्यूशंस पर मिनट चाहिए तो ये 20 into 60 यानी कि 1200 आरपीएम हो जाएगा. ये आरपीएस है, रिवॉल्यूशंस पर सेकंड. तो हम जनरली हम एन को रखते हैं रिवॉल्यूशंस पर मिनट में, तो हम कन्वर्ट कर लिया हमने. अब टेकिंग ए वेलोसिटी फैक्टर ऑफ 1.5 एंड ए फॉर्म फैक्टर ऑफ 0.3. तो वेलोसिटी फैक्टर 1.5, फॉर्म फैक्टर यानी कि लुईस फैक्टर कितना दे रखा है. लुईस फैक्टर इज गिवन 0.3. The stress in the gear tooth is about. गियर टूथ में कितना स्ट्रेस आएगा, तो स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी है. तो मेरे से तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया. अभी हमने कितना सारा डिस्कशन किया है. PT इक्वल टू MB सिग्मा B y है ना. बीम स्ट्रेंथ, टेंजेंशियल फोर्स, तो वही फॉर्मूला लगा दो. तो कैसे लगाओगे बताओ. हाँ, बीम स्ट्रेंथ इज गिवन बाय MB सिग्मा B y. अब देखो कि हमें क्या क्या गिवन है. मॉड्यूल गिवन है, यस मॉड्यूल इज गिवन. फेस विड्थ गिवन, सिग्मा भी निकालना है. फॉर्म फैक्टर 0.3 इट इज आल्सो गिवन. चलो वैल्यू रख दो. 3, बी हमारा 36, सिग्मा भी अननोन, y कितना है 0.3. ये हमारी क्या हो गई बीम स्ट्रेंथ है ना. एक तरह से पीटी हो गया है ना. और इसमें डायरेक्ट फैक्टर भी है. कितना फैक्टर है ये 1.5. तो इसमें 1.5 से और गुणा कर दो. ये हमारा बीम स्ट्रेंथ हो गया. कितना पार्ट पीटी हो गया. पीटी में वेलोसिटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो अभी हमारी बीम स्ट्रेंथ हो गई. करेक्ट. सॉल्व कर दिए. कितना बताइए जरा सॉल्व कर. Yes. What is the beam strength coming?
तो सॉल्यूशन करके जो भी आ रहा है उसको आप बताइए कितना आ रहा है, उसकी यूनिट होगी न्यूटन, अभी बीम स्ट्रेंथ हो गई, ठीक है। इतना तो हमारा गियर टूथ बियर कर सकता है। अब गियर पे लोड कितना आ रहा है वो निकालने के लिए पीटी 2mt/t, अभी बड़ा था फॉर्मूला, ट्वाइस mt/t। mt कहां से निकालोगे बताओ, पावर दे रखी है, आरपीएम दे रखी है, पावर और आरपीएम दे रखी है तो टॉर्क निकल जाएगा। डायमीटर कैसे निकालोगे, m into z, तो डायमीटर 63 या 48 mm हो गया, तो टॉर्क निकाल सकते हो बड़े आराम से। तो फाइंड टॉर्क 60 10 to the power 6 into power is given 3 किलोवाट divided by 2 pi n, n is 1200, आरपीएम में रखा है, यहां से टॉर्क आ जाएगा। बताइए टॉर्क कितना आ रहा है, 23873 न्यूटन। ये टॉर्क आ गया, ये डायमीटर आ गया, तो यहां से हमारा टेंजेंशियल फोर्स कैलकुलेट हो जाएगा। तो टेंजेंशियल फोर्स इज कमिंग 994.71 होगा, ये हमारा टेंजेंशियल फोर्स है, करेक्ट, 99.71 ये हमारा टेंजेंशियल फोर्स है, ठीक है। बस उसके बाद क्या करना होता है, एसबी जो बीम स्ट्रेंथ है शुड बी इक्वल टू पी इफेक्टिव, ये हमारा फॉर्मूला होता है। एसबी मस्ट बी इक्वल टू गियर पे आने वाला लोड, एसबी की वैल्यू ये रख देंगे, पी इफेक्टिव की वैल्यू ये रख देंगे, ठीक है बस, और उन दोनों को इक्वल करके हम वो निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, स्ट्रेस, है ना। तो स्ट्रेस की वैल्यू मेरे पास सॉल्यूशन में आ रही है 46.05 मेगापास्कल, मैच कर लीजिए जरा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। So now I am moving to next question, which is also based on the gear. तो देखिए एक ये क्वेश्चन है, मैच द टाइप ऑफ गियर्स विद देयर मोस्ट एप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन। तो इधर हमारे पास 4 ऑप्शन है लेफ्ट हैंड साइड में, इधर हमारे पास 6 ऑप्शंस हैं, तो कौन सा ऑप्शन किससे मैच होगा, है ना। तो जैसे हेलिकल की बात करूं तो टीथ पैरेलल होते हैं, है ना, तो ये देखो नॉन पैरेलल इसमें आएगा नहीं। एक्सिस पैरेलल एंड टीथ आर इंक्लाइंड टू द एक्सिस, यस हेलिकल में टीथ इंक्लाइंड भी होते हैं पैरेलल भी होते हैं, तो पी जो है वो 2 के साथ मैच करना चाहिए, है ना। तो हम जरा सा लिख लेते हैं, द ऑप्शन बी, ऑप्शन पी ऑन द लेफ्ट should match with the option 2 with the right, ठीक है। अब आते हैं स्पाइरल बिवल गियर। तो देखो बिवल गियर 2 तरह के होते हैं, एक में जो स्ट्रेट टीथ होते हैं और एक में स्पाइरल टीथ होते हैं, है ना, एक में स्पाइरल टीथ होते हैं। तो ये स्पाइरल बिवल की बात हो रही है। तो स्पाइरल बिवल में जो टीथ होते हैं और उनके जो एक्सिस होते हैं गियर्स के, वो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, है ना, इंटरसेक्ट करते हैं, पैरेलल नहीं होते हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक्सिस आर परपेंडिकुलर, हाँ इंटरसेक्ट करते हैं तो जनरली परपेंडिकुलर होते हैं, कोई और एंगल भी हो सकता है, हमेशा परपेंडिकुलर जरूरी नहीं है बिवल में, लेकिन परपेंडिकुलर भी बिवल में होता है। तो एक्सिस आर परपेंडिकुलर एंड इंटरसेक्टिंग, यस इंटरसेक्टिंग होते हैं, एंड टीथ आर इंक्लाइंड टू द एक्सिस, यस टीथ आर इंक्लाइंड टू द एक्सिस। तो ऑप्शन क्यू जो है वो 4 के साथ मैच करता है ना, ऑप्शन क्यू मैचेस विद ऑप्शन 4। अब आते हैं हाइपोइड और रैक एंड पिनियन, ठीक है। रैक एंड पिनियन तो आप जानते हैं, रैक का मतलब होता है एक ऐसा गियर जिसकी रेडियस इनफाइनाइट हो, ठीक है, रैक का मतलब होता है एक ऐसा गियर जिसकी रेडियस इनफाइनाइट हो, ये स्ट्रेट गियर होता है। रैक क्या होता है, एक स्ट्रेट गियर होता है, तो इसकी जो रेडियस होती है वो इनफाइनाइट हो जाती है ना, रैक एंड पिनियन। तो रैक के बारे में देखो कुछ वर्ड आया होगा, एक्सिस आर परपेंडिकुलर, नो, एक्सिस पैरेलल एंड वन ऑफ द गियर्स हैज इनफाइनाइट रेडियस, यस इनफाइनाइट रेडियस, है ना, एक गियर की रेडियस इनफाइनाइट होती है और उनके एक्सिस आपस में पैरेलल होते हैं। तो ऑप्शन एस मैचेस विद ऑप्शन 6, एस जो है 6 के साथ मैच करेगा, P2 Q4 S6, ठीक है। यदि हम हाइपोइड के बारे में बात करें
तो हाइपोइड में क्या होता है, एक्सिस नॉन पैरेलल होते हैं और वो इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, नॉन पैरेलल होते हैं और इंटरसेक्ट नहीं करते हैं हाइपोइड में। और वर्ब में क्या होता है, एक्सिस परपेंडिकुलर होते हैं लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करते, ठीक है, एक्सिस परपेंडिकुलर होते हैं लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो अब इसमें आर जो है वो 1 के साथ मैच करना चाहिए। तो आई थिंक देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या गिवन है। पहले हमारा दे रखा है P2, तो P2 में हमारा ए ऑप्शन में भी P2 है, सी ऑप्शन में भी P2 है, Q के साथ हमारी मैचिंग है 4, तो 4 केवल ए में ही है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, है ना, P2 Q4 R1 S6, यस, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। सो नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज नाउ आई एम टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया बॉल बियरिंग का क्वेश्चन, ले लेते हैं 22 नंबर। ए बॉल बियरिंग ऑपरेटिंग एट लोड ऑफ 8000 आवर्स ऑफ लाइफ है, 8000 आवर्स ऑफ लाइफ। तो बॉल बियरिंग की जो लाइफ है वो कितनी है, 8000, L मान लेते हैं, L1 लिख लेते हैं, ठीक है, L1। The life of the bearing in hours when the load is doubled। अच्छा, लोड की वैल्यू F है, लोड को यदि डबल करना है तो लाइफ क्या होगी, L2 निकालना है। तो बहुत आसान, L1 by L2 is load P2 by Q1 to the power K, ये होता है फॉर्मूला। तो L1 की वैल्यू 8000 है, L2 का निकालना है, P2 हमारा 2F है, P1 F है, पावर बॉल बियरिंग है, देखो, यस इट इज बॉल बियरिंग, ए बॉल बियरिंग। तो बॉल बियरिंग के लिए कांस्टेंट की वैल्यू 3 होती है, F कैंसिल, 2 टू द पावर 3 हो गया 8, L2 की वैल्यू 8000 बटे 8 यानी कि कितनी हो गई, 1000 आवर्स। तो L1 का आंसर 1000 आवर्स होना चाहिए। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, A B C D, D ऑप्शन इज 1000, सो D ऑप्शन इज करेक्ट। देखो कभी कभी बहुत सरल प्रश्न आ जाता है, बहुत वेरी इजी क्वेश्चन। अब आप देखिए ये जनरल बियरिंग का क्वेश्चन है अगेन। तो जनरल बियरिंग के काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं और उनके कॉन्सेप्ट वही होते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी निकालना है, उससे हमारा शियर स्ट्रेस आएगा, है ना, शियर स्ट्रेस के बाद फोर्स निकाल लीजिए एरिया से मल्टीप्लाई करके, फिर जब फोर्स आ जाए तो रेडियस से मल्टीप्लाई करिए, टॉर्क आ जाएगा, टॉर्क जैसे ही आएगा तो फिर पावर निकाल सकते हैं 2/20/60, ठीक है। तो ये बियरिंग का क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह हो जाएगा, तो अब मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, है ना, पढ़ लेते हैं बस एक बार। डायमीटर दे रखा है, लेंथ दे रखी है, स्पीड दे रखी है, लोड दे रखा है, लुब्रिकेंट यूज, विस्कोसिटी 20 मेगापास्कल सेकंड। तो जैसे ही विस्कोसिटी मिली है, मेगा नहीं है, मिली है, एम फॉर मिली, स्मॉल एम, कैपिटल एम के लिए मेगा, स्मॉल एम मिली, सो इट इज मिली पास्कल सेकंड। इसको मेगा पास्कल में कन्वर्ट करोगे तो कितने फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, एनीवन, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको बताओ। 20 मिली पास्कल सेकंड है, इसको मेगा पास्कल में कन्वर्ट करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 टू द पावर -9 से, ठीक है। पास्कल करने के लिए -3 से और फिर मेगा पास्कल करने के लिए -6 से, तो -3 और -6 -9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, समरफील्ड नंबर फॉर द बियरिंग, यस समरफील्ड नंबर। तो समरफील्ड नंबर का क्या फॉर्मूला है, म्यू ns डिवाइडेड बाय प्रेशर r/c का होल स्क्वायर, ये याद रखना है। समरफील्ड नंबर बियरिंग के केस में इंपॉर्टेंट है, समरफील्ड नंबर इज गिवन बाय म्यू ns बाय p r/c होल स्क्वायर, बस वैल्यू रखनी है, फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो देखो क्या क्या दिया हुआ है, म्यू देखो पहले, म्यू कितना है 20 × 10⁻⁹ ये हो गया। अब ns मतलब क्या है, आपकी स्पीड, ठीक है। अब स्पीड किसमें लोगे आप, स्पीड की 2 यूनिट है, एक तो आरपीएम और एक आरपीएस, बताओ किसमें लोगे, एनीवन, किसमें लोगे, आरपीएस में लोगे, आरपीएम में लोगे। फॉर द यूनिट कॉम्पिटिबिलिटी, बिकॉज वी हैव टेकन सेकंड हियर, विस्कोसिटी की यूनिट में देखो सेकंड आया है, तो हमको यहाँ पे सेकंड से सेकंड कट करने के लिए हमको यहाँ पे इस ns को आरपीएस में लेना पड़ेगा, क्योंकि समरफील्ड एक डायमेंशन लेस नंबर है,
समरफील्ड नंबर जो है एक डायमेंशनलेस नंबर है, तो सारी यूनिट्स आपस में कट होनी चाहिए। तो यहाँ पे NS को हम जो लेंगे वो RPS में लेंगे। तो कितना दे रखा है हमको RPS, देखो क्वेश्चन में 20 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड है ना, पर सेकंड में दे रखा है, सो इट इज 20। अब आता है प्रेशर। प्रेशर कितना दे रखा है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन पढ़ के बताओ प्रेशर कितना दे रखा है। समरफील्ड नंबर वाले क्वेश्चन में देखो, जनरल बियरिंग, डायमीटर, लेंथ, रिवॉल्यूशन, लुब्रिकेंट, विस्कोसिटी, रेडियल क्लीयरेंस, समरफील्ड नंबर। प्रेशर तो दे ही नहीं रखा है, तो प्रेशर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, W/dl। W/dl, लोड अपॉन एरिया। लोड अपॉन एरिया, लोड इज W, एरिया इज dl। तो यहाँ 4 W, देखो क्या W दे रखा है, यस, कैरीज ए लोड ऑफ 2 किलो न्यूटन। तो लोड की वैल्यू तो 2000 न्यूटन है। डायमीटर, डायमीटर क्वेश्चन में दे रखा है 50 mm। लेंथ क्वेश्चन में दे रखी है 50 mm, यस। कितना है प्रेशर, 2000/2500 है ना, मेगापास्कल। तो अब हमने यहाँ लिख दिया 0.8। रेडियस, अब डायमीटर 50 है तो रेडियस 45 हो गई। क्लीयरेंस, क्लीयरेंस कितना दे रखा है, देखो क्वेश्चन में क्लीयरेंस, क्लीयरेंस रेडियल क्लीयरेंस 50 है ना, रेडियस लेंगे रेडियल क्लीयरेंस है ना। यहाँ पे कभी कोई फॉर्मूले dy/c भी होते हैं, ये डायमीटर लोगे तो डायमीटर क्लीयरेंस, रेडियस लोगे तो रेडियल क्लीयरेंस। तो हमारा रेडियस है तो रेडियल क्लीयरेंस होगा। तो रेडियल क्लीयरेंस हमको क्वेश्चन में दे रखा है 50 माइक्रोमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर में क्या हो जाएगा, 50 × 10⁻⁻6। बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो आपको समरफील्ड नंबर मिल जाएगी। तो मैं अपने सॉल्यूशन में देख लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 24 इट इज कमिंग अराउंड आंसर इज कमिंग, प्रेशर इज 0.8, ठीक है, और ये हमारा क्लियरेंस हो गया। और सब कुछ सॉल्व करने के बाद द फाइनल आंसर इज, है ना, सॉल्यूशन किया नहीं है मैंने, वैल्यूज लिख के छोड़ दिया। आप बताइए कितना आंसर है, 0.125। यस, चलो आई थिंक ये समरफील्ड नंबर भी हमारा रिवाइज हो गया। नाउ आई एम टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये सब गियर्स के क्वेश्चन नहीं है, यस दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ गियर। 28 और 29 को लेंगे, उसके बाद हम क्लास एंड कर देंगे। सो वी हैव रिवाइज्ड गियर्स आल्सो एंड बियरिंग्स आल्सो, ठीक है। तो यदि किसी और क्लास की जरूरत है आप लोग बताइएगा तो हम और क्लास अरेंज कर लेंगे, अदरवाइज MD2 आपका रिवाइज हो चुका है, क्योंकि IC इंजन एग्जाम्स में नहीं आता है। बियरिंग्स और गियर वी हैव रिवाइज्ड। तो चलिए जरा इस क्वेश्चन को कर लेते हैं जल्दी से। गियर सेट हैज ए पिनियन विद 20 टीथ, पिनियन पर टीथ है 20, तो मैं लिखता हूं Z1 is 20। देखिएगा Z1 20 एंड ए गियर with 40 टीथ, गियर पर जो टीथ है वो 40 है, तो गियर रेशियो क्या हो गया 40/20, 2 का गियर रेशियो हो गया, ठीक है। द पिनियन रन्स एट 30 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, पिनियन की जो RPM है वो है 30 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, 30 ना, RPM नहीं है, RPS है ना। कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये, दिस क्वेश्चन वाज 28 है ना। सो आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 28। फाइल इज विजिबल टू यू ना, शेयर्ड फाइल इज विजिबल, यस। सेंटर डिस्टेंस पूछी गई है क्वेश्चन में, 20-40 टीथ, पिनियन रन्स 30 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, ठीक है। ट्रांसमिट्स ए पावर ऑफ 20 किलोवाट, पावर इज 20 और ये RPS में दे रखी है स्पीड, है ना। द टीथ आर ऑन 20 डिग्री फुल डेप्थ सिस्टम, अल्फा इज 20 डिग्री, हैव ए मॉड्यूल ऑफ 5 mm, m is 5,
The length of line of action is 19. Line of action LOC ये 19 mm है, ठीक है। लाइन ऑफ एक्शन जो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है उसका जो लेंथ है दैट इज 19 mm. The center distance of the above gear set in millimeter is. Center distance पूछिए, center distance का फॉर्मूला m/2 z1 plus z2. m कितना है हमारा 5 mm, z1 20, z2 40. सॉल्व कर दीजिए, 8 करने को 30, 35, 150 is the answer. देखिए 150 ऑप्शन है, यस बी. So option B is correct for question number 28. Option B is correct for question number 28. ठीक है, और बताइए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 28 पर से हम 29 को और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, 30 को भी करेंगे, एक गियर के बेस पे 28, 29, 30 तीनों गियर पे हैं। 28 हम कर चुके हैं। अब हमें कॉन्टैक्ट रेशियो पूछा गया है। कॉन्टैक्ट रेशियो ऑफ द कॉन्टैक्टिंग टूथ इज गिवन बाय। तो बताओ कॉन्टैक्ट रेशियो कैसे निकालोगे? एनीवन? हाउ विल यू कैलकुलेट द कॉन्टैक्ट रेशियो? तो देखो कॉन्टैक्ट रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमको लाइन ऑफ एक्शन कितनी दे रखी है 19, हम आर्क लेंथ निकाल लेते हैं। आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है L डिवाइडेड बाय cos ऑफ अल्फा। L डिवाइडेड बाय cos ऑफ अल्फा, अल्फा जो है प्रेशर है। तो जरा निकालो आर्क लेंथ कितनी हो गई, L की वैल्यू 19, cos प्रेशर एंगल कितना दे रखा है 20 डिग्री, सो इट इज cos 20। सॉल्व करिए कितना आ रहा है, बताइए कितना आ रहा है, 19 बाय cos 20। हाउ मच इट इज कमिंग, 19 बाय cos 20 20.2 mm। ये हमारी आर्क लेंथ हो गई। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, कॉन्टैक्ट रेशियो। कॉन्टैक्ट रेशियो इज गिवन बाय आर्क लेंथ। कॉन्टैक्ट रेशियो इज गिवन बाय आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय सर्कुलर पिच। ठीक है, कॉन्टैक्ट रेशियो का फॉर्मूला याद रखिएगा। कॉन्टैक्ट रेशियो इज गिवन बाय आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय सर्कुलर पिच। आर्क लेंथ हमारी है 20.2 और सर्कुलर पिच कितनी है बताओ? क्वेश्चन में मॉड्यूल दे रखा है, मॉड्यूल इज 5, तो सर्कुलर पिच का फॉर्मूला होता है पाई टाइम्स मॉड्यूल। पाई टाइम्स मॉड्यूल, आई एम राइटिंग पाई इनटू n, n इज 5। सॉल्व कर दीजिए कितना है। 20.2 divided by pi into 5, how much it is coming? Yes, are you doing? मैं चैट देख लेता हूँ जब तक, बताइए आप आंसर। आंसर दिए हैं लोगों ने 166.52, ठीक है, ओके। मोहित ने दिया, इसका आंसर और बताइए। 20.2 by pi into 5 कितना आ रहा है? 1.28 आ रहा है। 1.28। चेक कर लीजिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। Which option will be correct? 1.21, 1.25, 1.29, 1.33, 1.28 आ रहा है आपका, है ना? Yes, 1.28 के आगे क्या आ रहा है? डिजिट देखो, 1.28 के आगे भी कोई डिजिट होगी। 1.2859। हाँ 285 है ना, तो 285 होने से इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं 1.29, ठीक है ना? सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 29 का आंसर होगा सी। नाउ आई एम मूविंग टू क्वेश्चन 30, है ना? द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द कॉन्टैक्टिंग गियर टूथ इज, है ना? यही डाटा है, कॉमन डाटा फॉर 28 to 29, तीनों क्वेश्चन के लिए, अच्छा 2 क्वेश्चन के लिए, बल्कि 30 तक भी है। तो बताओ रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालोगे? रिजल्टेंट फोर्स ऑन द कॉन्टैक्टिंग गियर टूथ, एनीवन? देखो बड़ा आसान है, रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो एक तो होता है पीटी, एक होता है पीआर।
रिएक्टेंट होता है आप P। यदि आपके पास PT अवेलेबल है, PR अवेलेबल है, तो आप P निकाल सकते हो, अंडर रूट PT स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। ये टेंजेंशियल फोर्स होता है, रेडियल फोर्स होता है ना। टेंजेंशियल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ट्वाइस m/t। ये तो टेंजेंशियल फोर्स का होता है। और रेडियल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? PT tan अल्फा, PT tan अल्फा। ठीक है, बस अब आप देखो क्या क्या आपके पास गिवन है और आप कर सकते हो। सबसे पहले देखो, क्या आप टेंजेंशियल फोर्स निकाल सकते हो? क्या आपको टॉर्क मालूम है? टॉर्क देखो, पावर दे रखी है और आरपीएस दे रखी है, तो टॉर्क तो निकल जाएगा 60 10 टू द पावर 6 इनटू पावर। पावर कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? देखो 20 किलोवाट। ट्रांसमिट से पावर ऑफ 20 किलोवाट क्वेश्चन में है। सो इट इज 20 2 बाई n। n हमको आरपीएम में चाहिए और यहाँ पे हमको n दे रखी है 30 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, है ना। 30 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, तो 30 into 60 कर देंगे। पर सेकंड को हमने पर मिनट में बदल दिया, तो यहाँ से हमको टॉर्क मिल जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, कितना टॉर्क आ रहा है? So 106 103 106 103 न्यूटन एटम। ठीक है, टॉर्क आ गया। अब डायमीटर बताओ, डायमीटर कितना है हमारे गियर का? मॉड्यूल दे रखा है, टीथ दे रखे हैं। मॉड्यूल हमें दे रखा है कितना? 5, और टीथ कितने दे रखे हैं? 20, है ना। टीथ कितने दे रखे हैं? 20। अब बताओ टीथ किसके लोगे, पिनियन के या गियर के? बताओ किसके टीथ लोगे, पिनियन के या गियर के? पिनियन की ले लेंगे सर। पिनियन के ही लेंगे, क्योंकि जब कुछ दिया नहीं है तो हम जनरली पिनियन को वीकर मानेंगे, है ना। सेम मटेरियल, फॉर द सेम मटेरियल पिनियन इज ऑलवेज वीकर, तो हम पिनियन के टीथ ले लेते हैं। तो इट इज 20, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 106 103 डिवाइडेड बाय डायमीटर मॉड्यूल इनटू टीथ। टीथ, पिनियन के टीथ कितने हैं? 20। सॉल्व कर दीजिए, कितना आ रहा है पीटी सॉल्व करिए। इक्कीस सौ बाईस आ रहा है सर। कितना आ रहा है? 2122 2122 न्यूटन। 2122 न्यूटन। ये हमारा टेंजेंशियल फोर्स हो गया। ठीक है, टेंजेंशियल फोर्स, इसकी वजह से बेंडिंग होती है ना, इट इज द मेन फोर्स। अब इसकी वजह से गियर में क्या होता है? कंप्रेशन होता है ना। तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेस कहलाता है, कंप्रेसिव लोड कहलाता है। कंप्रेसिव लोड की वजह से कंप्रेसिव स्ट्रेस, कभी कभी इसको कॉन्टैक्ट लोड भी बोल देते हैं, है ना। इट इज रिस्पांसिबल फॉर कॉन्टैक्टिंग, तो इसको कॉन्टैक्ट लोड एंड कॉन्टैक्ट स्ट्रेस भी बोल सकते हैं ना। तो पीआर की वैल्यू पीटी tan अल्फा होती है। पीटी हमको मिल चुका है 2122, और अल्फा प्रेशर एंगल हमें क्वेश्चन में दे रखा है 20 डिग्री, सो इट इज 1020। सॉल्व करें, पीआर कितना? 772 772 आ रहा है सर। एफटी की वैल्यू कितनी आ रही है उसकी? एफआर की 772 772, गुड, 772 न्यूटन। ठीक है, अब इन दोनों से रिजल्टेंट निकाल दो। अंडर रूट पीटी स्क्वायर 2122 स्क्वायर प्लस 772 स्क्वायर। सॉल्व करें। Yes, how much? This square plus this square, take root. क्वेश्चन में हमसे रिजल्टेंट फोर्स पूछा गया है ना, रिजल्टेंट, तो पीटी भी निकालना पड़ेगा, पीआर भी निकालना पड़ेगा, फिर उन दोनों को प्लस करके ही आएगा। Yes, are you solving? देखो मेरे साथ कितने पार्टिसिपेंट हैं। चेक 44 participants are with me. Yes, what is the answer? अभी सर जिन्होंने, हाँ बोलिए। सी आ रहा है सर 2258। 2258। यस सर। मैच कर दीजिए आंसर। सी आ रहा है सर।
सी, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, वेरी गुड। तो ये हमने गियर्स के क्वेश्चन कर लिए, है ना। क्लास का टाइम भी हो गया है, कुछ क्वेश्चंस अभी बाकी हैं, है ना। तो यदि आप लोग चाहते हैं तो वी कैन पुट वन मोर एक्स्ट्रा क्लास, है ना। रावत जी को बोल के एक क्लास और अरेंज करा सकते हैं, ठीक है। तो आप बताएं क्या आपको सफिशिएंट है। गियर और बियरिंग वैसे हमने कर लिया है। इफ यू वांट मोर प्रैक्टिस देन वी कैन गो फॉर वन मोर क्लास, अदरवाइज वी विल एंड। मशीन डिजाइन 2 इज कंप्लीट फ्रॉम माय साइड। यदि कुछ और प्रैक्टिस करनी है तो कुछ क्वेश्चंस, और जितने क्वेश्चन हमने आज किए हैं इतने ही क्वेश्चन और भी कर सकते हैं गियर पर और बियरिंग पर, ठीक है। या फिर गियर बियरिंग यदि आपको लगता है कि कंप्लीट है तो फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस स्प्रिंग पे कर सकते हैं, है ना। स्प्रिंग पे कर सकते हैं, पावर स्क्रू पे कर सकते हैं, या गुडमैन थ्योरी पर, या रिवेटेड जॉइंट पर, किसी भी चीज पे टॉपिक को लेके हम लोग एक क्लास कर सकते हैं, न्यूमेरिकल क्लास। तो आप लोग बताएं क्या चाहते हैं आप लोग। MD2 तो कंप्लीट है मेरी तरफ से। यस मोहित। सर MD1 का करा दो सर, गुडमैन क्राइटेरिया का अगर हो गुडमैन जाए। क्राइटेरिया की करा देते हैं, ठीक है। गुडमैन, सोडरबर्ग और गर्बर, ठीक है। और ये एसएन डायग्राम, ठीक है। एसएन डायग्राम, इस पर हम सेलेक्टेड क्वेश्चंस ले लेंगे, 8-10 क्वेश्चन, और वही हम न्यूमेरिकल क्लास करेंगे जैसे हमने आज की है, और वो MD1 पर होगी, ठीक है। मैं रावत जी को बोल दूंगा एक क्लास अरेंज करने, आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। थैंक यू। तो कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए, अदरवाइज आई विल एंड, आई एम गोइंग टू स्टॉप शेयरिंग। चलिए ठीक है फिर, है। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।